अदालत की तरफ से अपने फैसले में इमरान फारूक के कत्ल में बानी MQM के मुलव्वस होने के फैसले के बाद MQM पाकिस्तान के रहनुमा खामोश रहे। MQM के किसी रहनुमा ने बानी MQM की मजम्मत तक नहीं की। साबित हो गया MQM पाकिस्तान वालों का पसे पर्दा बानी MQM से राब्ता है। कराची प्रेस क्लब में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM पाकिस्तान को बनाना, दूसरा कराची में PTI का मैंडेट और पीपल्स पार्टी का कराची के साथ मुतासिबाना रवैया बानी MQM को दोबारा सांसें लेने का मौका दे रहा है। मैं इसी इंतजार में था 3 दिनों से कि अब तो ये MQM पाकिस्तान वाले कहेंगे इमरान फारूक को मरवा दिया इस आदमी ने, हम इसको कॉन्डेम करते हैं, ये रॉ का एजेंट है। लेकिन नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि पीछे से भाई को ये कहते हैं कि भाई हमने आपकी पार्टी बचा ली है। देखो ये 3 फैक्टर हैं। MQM पाकिस्तान बनाकर अल्ताफ हुसैन को जिंदा किया गया, रीबर्थ हुई है उसकी। PTI को यह शहर देकर अल्ताफ हुसैन को जिंदा किया गया कि महरूमिया वो इतने नाअहल हैं कि उनके हल्के के लोग नहीं जानते। और तीसरा फैक्टर कि इस सूबे में कराची से तासुब और शहरी इलाकों से तासुब रखने वाली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। इस पीपल्स पार्टी की तासुब ज़दा गवर्नमेंट ने, जिसने इस कराची, हैदराबाद और अर्बन सेक्टर को लूट लिया है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्ताफ हुसैन के दोबारा मिलिटेंटली जिंदा होने का मकसद क्या है कि वो कोई अवामी मजमा नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको एक काम आता है, बंदे मारना। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, असद उमर मीडिया से बात कर रहे हैं। चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। तो ये 2 सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जिस वक्त काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दें कि आज कम से कम इस्लामाबाद के अंदर क्या कर रहे हैं। जनरल अफजल मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये लाहौर भी होकर आए हैं क्योंकि हमने बड़े बड़े शहरों में जहाँ काम करना था, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, आज़ाद कश्मीर भी गए हैं और तमाम मुकामात का जायज़ा लेकर NCOC वो पूरे 2150 बेड जो हमने ऐड करने हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम के साथ उनका अप्रूवल दे चुकी है। NCOC की तरफ से उसके ऊपर गो हेड मिल चुका है NDMA को, और इंशाअल्लाह ताला NDMA जो है, जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि ये जो इजाफा हो रहा है इसमें भी कलीदी किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हदफ जो है वो पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की रात का चैन और दिन का सुकून छीन लिया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। न्यू कराची में तो बिजली सिर्फ 6 से 8 घंटे आती है। तफसीलात खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में जानेंगे। कराची वाले रात भर करवटें बदलते हैं तो दिन में हाथों से पंखा जलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी का नतीजा है। के इलेक्ट्रिक के पास हर रोज बिजली ना होने का नया बहाना होता है। कभी फर्नेस ऑयल की कमी तो कभी कहते हैं पावर स्टेशन में तकनीकी खराबी है। 3 दफा फोन कर चुका उनको। के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं टेक्नीशियन फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट। परसों रात को मैंने फोन किया, उसने कहा टेक्निकल फॉल्ट। सुबह मैंने फोन किया, टेक्निकल फॉल्ट। मैंने कहा आपने कैसे बंदे भर्ती किए हुए हैं जब आपके टेक्निकल फॉल्ट ही नहीं सही हो रहे। शहर के लोड शेडिंग फ्री एरियाज में 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि बिजली चोरी वाले इलाकों में 9 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। 8 घंटे आती हैगी, बाकी 24 घंटों में 8 घंटे आ रही है, बाकी घंटे आप देख लो कितने गायब है। बैठे रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, बच्चों को पंखे चलते रहते हैं, फिर कहते हैं मास्क लगाओ। तो कैसे जिंदगी गुजारे। तब्दीली आई, वोट ले लिए, सब ले लिए, हम लोगों को, आवाम को क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। तर्जमान के इलेक्ट्रिक से जब हालिया लोड शेडिंग का पूछा तो जवाब मिला, गर्मी की शिद्दत बढ़ने से तलब में इजाफा हुआ है। बिजली की ये तलब अगले 3 माह तक बरकरार रहने की तवक्को है। फर्नेस ऑयल में कमी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के हाथों परेशान हो गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शदीद गर्मी में सुकून बर्बाद कर दिया है। कौमी असम्बली के रुकन आलमगीर खान पूछते हैं, जो बिल दे रहे हैं उनकी बिजली क्यों जा रही है? MQM सूबाई रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, करंतना में हूँ, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची के अवाम तो अवाम, हुक्मरान और सियासतदान भी परेशान। न दिन में सुकून न रात में आराम। सरकारी जमात के कौमी असम्बली रुकन आलमगीर खान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट का फुकदान है।
इन्होंने अभी तक अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बिल्ड की? इतने साल से ये प्राइवेटाइज किए गई और इनके हवाले किया गया, लेकिन कैपेसिटी आज भी वहीं की वहीं है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जाते ये लोग? ख्वाजा इजहार कहते हैं कराची को सिवाय तसल्लियों के कुछ नहीं मिल रहा। लोड शेडिंग के मामले पर सिंध हुकूमत और वफाक दोनों खामोश हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार इस मामले को कितनी बार चैनल्स ने, मीडिया ने उठाया है, ये सिर्फ हुकूमत खामोश है, ये वफाकी हुकूमत खामोश क्यों है? उनका कहना था कि करंटीना में हूँ, इस गर्मी में बहुत बुरा हाल है। और पाकिस्तान में सूरज गहरा गया। कराची में सूरज ग्रहण इंतहा को पहुंचा। सखर में वाज़े रिंग ऑफ फायर का नज़ारा दिखा गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। दिन में शाम का समा पैदा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी चांद सूरज के आगे आ गया। पाकिस्तान में 2020 का पहला सूरज ग्रहण। कराची से पेशावर तक सूरज गहरा गया। कराची में सूरज ग्रहण का आगाज 9:26 पर हुआ। शहरियों ने काले चश्मे पहनकर सूरज का नज़ारा किया। सखर में लोगों ने पहली बार रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देखा। 11:07 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा तो अंधेरा छा गया। दिन में शाम का समा पैदा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी चांद सूरज के आगे आया तो सूरज भी चांद बन गया। लाहौर में सूरज के 91.1% हिस्से को ग्रहण लगा। पेशावर में सूरज ग्रहण पर जुज़वी तौर पर अंधेरा हुआ। डेरा गाजी खान में सूरज ग्रहण लगने पर लोगों ने नमाज कसौफ अदा की। फैसलाबाद और मुल्तान के लोगों ने भी सूरज ग्रहण का नज़ारा देखा। खानपुर और बहावलपुर में सूरज ग्रहण के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक कम रही। आवाम ने घरों पर रहकर सूरज ग्रहण का नज़ारा करने को तरजीह दी। ग्रहण खत्म होते ही सूरज फिर अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा। लाहौर में सूरज ग्रहण के मौके पर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए नमाज कसूफ अदा की गई। मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नमाज की अदायगी के बाद कोरोना वबा से निजात और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की दुआएं की गई। दानियाल सत्तार की ये रिपोर्ट देखेंगे। सूरज ग्रहण के मौके पर लाहौर में कई मकामात पर नमाज कसूफ का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में हुआ। शुरका ने कोरोना वायरस जैसी आफात से बचाव और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। इस तरह के मरहलों में इस्लाम का तरीक़ा यही है कि लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी नमाज कसूफ अदा की गई। शुरका ने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपनी गलतियों और कोताहियों पर इस्तगफार किया। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। साल का पहला सूरज ग्रहण शुरू होकर ख़त्म भी हो गया, मगर हर बार की तरह अवामी हलकों में ग्रहण के हवाले से इस बार भी रवायती तसव्वुरात ही बरकरार नजर आए। सूरज ग्रहण के बारे में अवामी आरा बता रहे हैं कराची से खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक सूरज ग्रहण भी है। जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो फिर सूरज ग्रहण होता है। सूरज ग्रहण के हवाले से तोहमात हैं कि हामला छुरी कैंची का इस्तेमाल ना करें, ऐसा करने से बच्चा माजूर पैदा होगा। जबकि ये बात भी मशहूर है कि जहनी बीमार बच्चों को सूरज ग्रहण के वक्त साहली रेत में दबाया जाए तो इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो तो हामला जो औरतें होती हैं वो कैंची का काम नहीं करें, वो छुरी का काम नहीं करें, और जब तक ये सूरज ग्रहण ख़त्म ना हो तो लेटे रहें आप। उल्मा कहते हैं मजहब की रोशनी में सूरज ग्रहण के हवाले से तोहमात की कोई हकीकत नहीं। प्रेग्नेंट खवातीन को किसी बीमारी का होना या बीनाई का इस मौके पर चले जाना, इसका शरीयत से किसी किस्म का कोई सबूत नहीं। सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, तो ऐसी सूरत में हमें बजाय तवाहुमात में जाने के अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। पाकिस्तान में आखिरी बार 21 साल पहले 1999 में सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा था। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में अगला सूरज ग्रहण 2022 में होगा। मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। पाकिस्तान में जो अगला सोलर इक्लिप्स है, जो कि जुज़वी सोलर इक्लिप्स है, वो 2000 अक्टूबर 25 2022 में नज़र आएगा।
इसके अलावा इस साल के आखिर में एक टोटल सोलर इक्लिप्स है, वो साउथ अमेरिका के जो मुख्तलिफ ममालिक जिसमें चिली शामिल है वहाँ पर टोटल इक्लिप्स होगा। लेकिन पाकिस्तान में वो जो मुकम्मल सूरज ग्रहण जो इस साल के आखिर में होगा वो नज़र नहीं आएगा। मंडी बहादीन में मामूली बात पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को 15 रोज बाद गिरफ्तार कर लिया। दीवान आदिल की रिपोर्ट। मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रुझान बढ़ने लगा। मंडी बहाउद्दीन के नवाई इलाके मियाना गोंदल में मामूली तल्ख कलामी पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। DPO ने मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। मामूली बातों पे झगड़ा था उनका, इकट्ठे थे, उस दिन भी इकट्ठे हैं, वहाँ से उठे हैं, थोड़ा सा किसी डेरे पे बैठे थे, वहाँ से उठे हैं और रास्ते में उसने जो 2 बंदे थे उन्होंने उसको फायर मार दी। मुलजिम आदिल ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान इंतहाई कदम उठाने की वजह बता दी। मैंने अपनी कानों से गाली इसकी सुनी तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला भाई इसको ना अभी फायर मारता हूँ। मैंने इसको एक फायर मारा, वो इसको लगा। एक मेरा साथ साथी था, उसने इसको पिस्टल के साथ फायर किए, वो इसको लग गए। मुलजिम से आले कत्ल बरामद कर लिया गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI हुकूमत के हस्पतालों का सिंध से मवाजना। डॉक्टर शहबाज गिल ने जैकबाबाद पहुंचकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की वीडियो बनाकर हालत इज़ार सबको दिखा दी। कहा पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है। का हॉस्पिटल दिखाए जो NICVD का मुकाबला कर सकता है। फिर आप अपना लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो इमरान खान का रिश्तेदार चला रहा है उसका JPMC से मुकाबला करें, और फिर आप एक हॉस्पिटल दिखाए जो NICH का मुकाबला कर सके। जयाले कायद ने गुज़श्ता रोज सिंध में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहमी का दावा किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने आज मौका पर जाकर पोल खोल दिया। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इतने जबरदस्त हॉस्पिटल हैं कि आप एक भी ऐसा दिखा दें। बिलावल जरदारी साहब, ये है जिला जैकबाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। यहाँ पर आपने कोरोना तो क्या किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है, यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जैसा आपने इंसानों के लिए बनाया हुआ है। शहबाज गिल ने कहा पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत जबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं। क्या बिलावल जरदारी साहब यहाँ पे इलाज करवाएंगे? जो वो बता रहे थे कि उन्होंने इतने जबरदस्त हॉस्पिटल बनाए हैं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आपकी वो जो खूबसूरत बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती हैं, वो जो आपका कॉल होता है, और ये जो आपकी असल शक्ल और आपका असल फेल है, इसमें क्या तजाद है? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने ये भी कहा कि अपनी आंखों से देख आया हूँ, सिंध से बेहतर तो बलोचिस्तान के अस्पताल हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कोरोना की वबा में 5 हिफाजती तदाबीर ज़रूरी हैं। शहरी मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बुजुर्गों का भी ख़ास ख्याल रखा जाए। चीज़ें हैं जी इस वक्त कि जिनके ऊपर हमारा जोर है। जहाँ भी लोगों की गहमा गहमी हो, लोगों का आपस में मेल जोल ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमने ये लाजमी करार दिया हुआ है कि हर शख्स को मास्क पहनना है। दूसरी जो हम एहतियात बताते हैं आपको वो है कि जब भी आप लोगों से कम से कम 2 मीटर का फासला अपनाएं। तीसरी चीज़ हाथों का बार बार धोना, यानी अपनी सफाई रखना। चौथी चीज़ कि हमने कैसे अपने जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे बचाना है और उनकी कैसे निगहदाश्त करनी है। और आखिरी चीज़ ये है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार शख्स है, उस शख्स का इस बीमारी का हो जाना, उस शख्स को उसका इम्कान आम नॉर्मल हेल्दी शख्स से ज़्यादा है। ये 5 चीज़ें जो हैं इनका हमने ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इलाका मकीन कहते हैं बाजार और कामकाज बंद होने से बहुत मुश्किल में है। सदाकत अली की ये रिपोर्ट देखेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैलने का खदशा अरूज पर। अवाम को मोजी वायरस से बचाने के लिए तब्दीली सरकार की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी। रावलपिंडी में सादिकाबाद, खुरम कॉलोनी, मुस्लिम टाउन, ढोक काला खान और ढोक कश्मीरिया समेत दीगर इलाके सील। अशिया खुर्दनोश की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स के अलावा कुछ भी खुला नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए जगह जगह पुलिस के नाके। शहरी कहते हैं रोजगार बंद होने से नौबत फाकों तक पहुंच गई। दुकानदार, रेहड़ीबान, ज़हनी मरीज बन चुके हैं घरों में।
और फाका कशी की सूरत हाल है घरों में उनके। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में चंद हजार की हुकूमती इमदाद से घर भर के अखराजात भला कब पूरे होते हैं। ना ही बाहर निकल सकते हैं, ना ही कोई मजदूरी कर सकते हैं, ना ही बच्चों का पेट पाल सकते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि लॉकडाउन में नरमी पैदा भी करे, साथ गरीब लोगों और संवेदनशील लोगों का ख्याल रखे। गवर्नमेंट ने 12-12 हज़ार रुपये दिए। अब जिस घर में एक आदमी किराएदार है 15,000 रुपये किराया देता है, वो बच्चों के लिए करेगा या मकान का किराया देगा। कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका है एहतियात, लेकिन मुआशी तौर पर कमजोर शहरियों की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी भी है। कोरोना टेस्ट कराना है तो अब अस्पताल जाने की ज़रूरत है। न तिबी अमले को घर बुलाने की, दफ्तर आते जाते गाड़ी में ही टेस्ट कराया जा सकेगा। लाहौर के निजी अस्पताल ने ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया है। तिबी अमला गाड़ी में ही सैंपल ले लेगा। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखेंगे। लेबोरेटरी जाने की झंझट हुई पुरानी। दफ्तर से आ रहे हो या बाजार से, कोरोना के अलामात हैं तो टेस्ट होगा गाड़ी में। जौहर टाउन के निजी अस्पताल ने कोरोना ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि ये तरीका इंतहाई महफूज है, इसका आगाज पहले ही हो जाना चाहिए था। हर बंदा हॉस्पिटल में आने से डर रहा है, तो आप हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से जरा बाहर ही आपका सैंपल हो जाता है और गाड़ी में बैठे बैठे बंदा घर चला जाता है। निजी अस्पताल के लेबोरेटरी इंचार्ज के मुताबिक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग से अमला और मरीज दोनों का तहफ्फुज मुमकिन हो जाता है। तो ये लोगों की आसानी के लिए और एक इत्मीनान के लिए कि उनका एक्सपोजर नहीं हो रहा और दूसरे बीमार लोगों से। चलते फिरते टेस्ट की रिपोर्ट्स भी 12 से 18 घंटे में मिल जाती है। कोरोना टेस्ट का ये तरीका आसान भी है और मौसर भी, जिससे शहरी भी खूब फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के साथ फ्रंट लाइन पर आवाम को सहूलियात फराहम करने वाले रेस्क्यू 1122 के 49 एहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। देखेंगे सज्जाद हैदर की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार जारी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर फ्रंट लाइन पर काम करने वाले रेस्क्यू 1122 की 3 खवातीन समेत 49 एहलकार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुतासरा एहलकारों में डायरेक्टर प्लानिंग, डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस के साथ मुख्तलिफ अजला के रेस्क्यू स्टेशन के सरबराहान शामिल है। अब तक 2000 से जायद मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि इस दौरान रेस्क्यू 1122 के 49 एहलकार, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल है, इस वबा का शिकार हुई हैं। रेस्क्यू 1122 के मुतासरा एहलकारों को घर में करंतना कर दिया गया है। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी में मेडिकल ऑक्सीजन नायाब हो गई। खुशकिस्मती से जहां मिल भी जाए तो वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखेंगे। कोरोना से शदीद मुतासरा अफराद की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन आखिरी सहारा। रावलपिंडी में मुतासरीन अपने प्यारों की सांसें बहाल रखने के लिए बेहाल। कहते हैं कई घंटों इंतजार के बाद भी मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलती। हुक्मरानों की पहली तरजीह ऑक्सीजन की फराहमी होनी चाहिए। रात को हमने पूछा तो नहीं मिला, सुबह से अभी खड़े हैं तो अभी तक हमें कुछ गैस नहीं मिली। वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि इसको जरा गैस को थोड़ा सा देखें और तरफ छोड़ दें, इस तरफ थोड़ा देख लें क्योंकि मरीज मर रहे हैं। मांग बढ़ी तो बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 से 4 गुना तक महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं महंगा खरीद कर तो सस्ता नहीं बेच सकते। बैक एंड से लिक्विड ही नहीं आ रही, ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, तो वो भी मजबूर है, हम लोग भी मजबूर हैं। सिलेंडर का रेट जो पहले था 5800 रुपया था, जो कि हमें होल से रेट्स में मिलता था, वो 6200 का हम बेच देते थे। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई तो ये 22,000 रुपये का भी मार्केट में बिक रहा है। बात सिर्फ ऑक्सीजन के महंगा होने पर खत्म नहीं होती। सिलेंडर में मौजूद गैस की मकदार बताने वाला पैमाना और दीगर आलात भी ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी और इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। मुफ्ती नईम का जस्ते खाकी भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सफ़बंदी यहाँ पर की जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं, जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बिगड़ने पर हस्पताल ले जाते हुए ये दम तोड़ गए थे और इसके अलावा मरहूम दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे।
आपको ये भी बताते चलें कि मुफ्ती नईम मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। मरहूम दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज़ उनकी तबीयत बिगड़ी और हस्पताल ले जाते हुए वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। जामिया बनोरिया यहाँ पर नमाज जनाजा की तैयारियाँ की जा रही है, सफ़बंदी की जा रही है। जस्ते खाकी जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि मुफ्ती नईम मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। मुफ्ती नईम साइट एरिया में वाक़ जामिया बनोरिया के मोहतमिम थे, जहाँ पर तकरीबन 52 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ज़ेर तालीम है और उन्होंने कई अहम मामलात में रियासत के हक़ में फ़तवे भी जारी किए। जबकि मुफ्ती नईम पाकिस्तान में मदारस इंतज़ामिया जदीद तौर पर इस्लाहात करने वाले पहले आलिम दीन थे। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा में शिरकत की है। उनका कहना है कि मुफ्ती नईम ने मदारिस पर आने वाले गलत तासुर को ख़त्म किया। कि कहने पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी बदकिस्मती से मूव चली थी कि जिसमें मदारिस को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया था और उस वक्त के हुक्मरानों की अमेरिका की ग़ुलामी वाली पॉलिसी के नतीजे में शदीद नुकसान भी हुआ था। ऐसे मौके पर मुफ्ती साहब ने अपने मदरसे को सबके लिए खोला था और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी लोग आते थे और उनके मदरसे का जायज़ा लेते थे और उन्होंने एक सिंबल बनाया था कि देखो मदारिस में कोई दहशतगर्दी नहीं होती, ये और एक ख़राब तासुर है जो वेस्टर्न मीडिया पैदा करता है। और जो तो बराह रास्त लिए चलते हैं, जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की जानिब से शिरकत की गई। इस नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम समेत अहम शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई और इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और मुफ्ती नईम की तदफीन जामिया बनोरिया में ही की जाएगी। इस वक्त हमने आपको दिखाया भी, मुफ्ती नईम की तदफीन जामिया बनोरिया में ही की जाएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम समेत अहम शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई नमाज जनाजा में। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। जामिया बनोरिया के मोहतमिम मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको याद दिलाते चलें, गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बिगड़ने पर हस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए थे। मरहूम दिल और सांस के आर्जे में मुब्तला थे। मुफ्ती नईम मुल्क के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर्स में शुमार किए जाते थे। मुफ्ती नईम साइट एरिया में वाक़ जामिया बनोरिया के मोहतमिम थे, जबकि 52 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ज़ेर तालीम थे। उन्होंने कई अहम मामलात में रियासत के हक़ में फ़तवे भी जारी किए थे। 1958 में भारतीय गुजरात रियासत गुजरात में पैदा होने वाले मुफ्ती नईम की दावत पर सैकड़ों गैर मुस्लिमों ने ईमान की दौलत हासिल की। उनकी ज़ेर निगरानी जामिया बनोरिया में दीनी तालीम के साथ साथ जदीद साइंसी तालीम भी दी जाती थी। उनके इल्म से हज़ारों तलबा ने फैज़याब होते थे। कई सियासी शख्सियात भी रहनुमाई के लिए उनके पास आती थीं।
मुफ्ती नईम 1958 को पैदा हुए। उनका ताल्लुक भारतीय गुजरात के इलाके सूरत से था। 1978 में मुफ्ती नईम के वालिद कारी अब्दुल हलीम ने जामिया बनोरिया की बुनियाद रखी। मुफ्ती नईम ने दीनी उलूम की तरवीज के लिए जामिया बनोरिया को मिसाली इदारा बनाया। वहाँ तलबा न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि साइंसी उलूम के साथ जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, जामिया बनोरिया में चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, अमेरिका और कनाडा समेत 48 मुमालिक के तलबा शौक और जज्बे के साथ इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। मुफ्ती नईम ने जामिया बनोरिया में ओल्ड होम भी बना रखा था। मुफ्ती नईम को ये शर्फ भी हासिल था कि सैकड़ों गैर मुस्लिम ने उनके हाथों इस्लाम कबूल किया। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मुफ्ती नईम ने मुल्क में अमनो सलामती, भाईचारे को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। कई सियासी शख्सियात भी रहनुमाई के लिए उनके पास आते रहे। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ ने भी मुफ्ती नईम के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। जबकि इंसानियत की बात की, भाईचारे का दर्ज दिया, मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाले मुफ्ती नईम दुनिया से चले गए। वो कई बार मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए समा के मेहमान बने। मुफ्ती नईम हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्ज देते थे। आइए मुफ्ती नईम की समा से जुड़ी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में जो आज फैसला भारतीय अदालत ने किया है वो इंतहाई गैर मुनसिफाना है। अल्लाह के हुजूर में इबादत करेंगे और वहाँ पर अल्लाह से मांगेंगे। ये कहना कि कोरोना से लड़ना चाहिए, लड़ना तो अल्लाह की ज़ात से कौन सकता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, बीमारी भी उसी ने भेजी है, शिफा भी उसी ने भेजी। हम ये कहें कि कोरोना से हमें बचना चाहिए। जंग मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल जो है मुज़ाकरात है और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। इस तरीके से माँ बाप का कत्ल करना संगीन जुर्म है। नबी अलैहिस्सलाम में फरमाया है कि वलीमे के खानों में बेहतरीन खाना वो है जिसमें गुराबा को बुलाया जाए और मालदारों को छोड़ दिए जाए। ये मुसलमानों का मसला नहीं, अगर कुफ्फार भी इस तरीके से फंसे हुए हो, इंसानियत के नाते उनको निकालना फर्ज का दर्जा रखता है। ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कत्ल करना, ये इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। लोगों को चाहिए कि इस बाबरकत महीने में अगर खून नहीं देंगे तो अमवात का रेशो बढ़ जाएगा, जो मुसलमानों के लिए हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं इसको गुनाह कबीरा समझता हूँ कि मस्जिद नबवी में या तवाफ करते हुए लोग सेल्फियाँ बनाएं। हमारा नौजवान तबका जुनैद जमशेद की वजह से अब भटके हुए रास्तों से सीधे रास्ते पर आए। रिश्तेदारों को भी चाहिए कि वो तसल्ली रखे। मौत तो अपना आदमी घर में भी आ जाती है बैठे बैठे, लेकिन अल्लाह के रास्ते की मौत और हज की मौत लोग सब्र करें। टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। कराची में 17 साला तनवीर से वीडियो बनाने के दौरान चैम्बर में फंसी गोली चल गई। इसी पर तफसील जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, बताइए। आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब कराची के इलाके सिकंदर गोठ में एक नौजवान तफरीही वीडियो बनाते हुए अपनी ही बंदूक की गोली का निशाना बन गया और अपनी जान जो है वो गंवा बैठा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस नौजवान के घर के बाहर और मेरे साथ उनके चाचा मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया। जी अयूब साहब, ये बताइएगा कि ये कितने बजे का वाक़या है, कैसे पेश आया, कौन सी वीडियो बना रहा था? ये सुबह के टाइम में, मेरा भी 8 बजे का टाइम था। घर सुबह नाश्ता किया और अपने चाचा की यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, उसकी ठीक किया, फिर ऊपर चढ़ गया। बच्चों को पता नहीं, कपड़े में लपेट के पिस्तौल ले गया ऊपर, उनके बाप का था। ऊपर वहाँ वीडियो बनाते हुए जो है ना, कोई वीडियो उनकी फ़ोटो भी आई हुई है वहाँ पे मेरे नेट के ऊपर। कभी इधर रख रहे कभी इधर रख रहे, वो फायर किया। टिकटॉक की वीडियो? हाँ, टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए। ठीक जी, बिल्कुल। आपने देखा कि अहले खाना का ये कहना है कि वो नौजवान तफरीही वीडियो बना रहा था टिकटॉक के ऊपर और यही बनाने के दौरान बंदूक से अचानक गोली चल पड़ी और वो अपनी जान गंवा बैठा। जी
साथ साबरी अपडेट कर रहे थे। 2 माह के दौरान खाम तेल 100% से ज़ायद महंगा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद 1 जुलाई से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा है। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। पहले ही पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने वाले अवाम के लिए एक और बुरी खबर। अगले माह से पेट्रोल की कीमतों में भी बड़े इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो सकती हैं। पेट्रोल की मसनूई किल्लत करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब करोड़ों रुपए मुनाफा कमाएंगी। 2 माह कबल $20 फी बैरल मिलने वाले खाम तेल की कीमत $41.18 फी बैरल हो गई, यानी कीमत में 2 गुना से भी जायद इजाफा हुआ। इस बार भी आलमी मंडी की कीमतों का बराह रास्त असर पाकिस्तानी अवाम पर होगा। तेल की कीमत ऊपर जाना और मीडियम टू लॉन्गर टर्म में ऊपर ही रहना किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छी खबर नहीं होती। तेल की कीमत जो है वो बैरून मुल्क ऊपर जाती है तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ज़ाहिर प्रेशर आता है, उसका इन्फ्लेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। बजट में हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ₹30 फी लीटर फिक्स करने का ऐलान कर चुकी है। 17% सेल्स टैक्स, फ्रेट मार्जिन इसके अलावा है। अवाम ने टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। ये जो आजकल हालात हैं से पहले ही परेशान है अवाम काफ़ी, तो टैक्सेस को कम करेंगे तो अवाम को कोई थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी रवां माह के आखिर में हुकूमत को अरसाल की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा, हतमी फैसला समरी के बाद होगा। चीनी मार्केटों से एक बार फिर गायब। फैसलाबाद में ₹70 किलो तो दरकिनार ₹90 किलो में भी नहीं मिल रही। उस्मान सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखेंगे। भाई साहब चीनी है ठहर गया, कितने रुपए किलो है? इंतजामिया तो सारी जगह पे लगी हुई, ₹70 किलो 70 किलो। इस टाइम ओपन है वो ₹78 किलो मिलनी है, 3850 का थैला, लेकिन आनी थोड़ी देर तक। सस्ती चीनी का शोर मगर दुकानों पर महंगाई का जोर। फैसलाबाद की चीनी ही गायब हो गई, जहां कहीं मिल रही है इसकी कीमत भी होश उड़ा रही है। ये गवर्नमेंट या ड्रामा कर रही है या दुकानदार कर रहे हैं। एक दिन मिली है चीनी, बाद में फिर 78 रुपये 80 रुपये 78 रुपये बिक रही है। ज़िला इंतज़ामिया कहती है कि रोज़ाना 48,000 किलो चीनी दुकानदारों को मुहैया करते हैं। मैं खुद भी और हमारी जो टीम्स हैं इसको मॉनिटर कर रही हैं और हमारे साथ जो रिटेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो भी हमारे साथ हैं और हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि चीनी की जो एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी हो और दूसरा हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई आवाम को इसका रिलीफ मिल रहा है। सस्ती चीनी मिलना तो दूर की बात, अब तो शहरियों को चीनी का हसूल भी मुश्किल ही नज़र आ रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कोयटा में एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा हो गया। वजह क्या है, जानते हैं नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में। कोयटा में प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल, मुनाफाखोरों ने सब्जियां भी महंगी कर दी। मटर 200, भिंडी 150 से 200 रुपए किलो, लहसुन और अदरक 250 से 300 रुपए किलो में दस्तयाब है। टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। किसी भी आप दुकान पे चले जाएं, कोई लिस्ट नहीं है, ना कोई नुमाइंदा है, ना इनको कोई पूछने वाला है। एक दुकान पे चीज़ है 100 रुपए की है, अगली दुकान पे चले जाएं वहाँ पे 150 में बेच रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम क्या करेगी? कीमतों में इस्तेहकाम न होने से खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ है, मिलता ही नहीं है, तो कहाँ पे सस्ता हुआ है? सारे पेट्रोल पंप बंद है। हुकूमत की यहाँ पे कोई रूटीन नहीं है, ज़िलाई इंतज़ामिया की कोई रूटीन नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िलाई इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल बनाए। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरफीन, सामा, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा की अक़लियती बरादरी के लिए खुशखबरी, पहली बार सूबाई बजट में अक़लियतों के लिए हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा शामिल कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इक़दाम, नए बजट में अक़लियती बरादरी के लिए हाउसिंग स्कीम शामिल। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 7 करोड़ रुपए बजट में रखे गए। हाउसिंग स्कीम इस एडीपी में शामिल है। 5 करोड़ से हम पूरे केपी में हाउसिंग स्कीम की फिजिबिलिटी बना लेंगे और जो हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट है 5 करोड़ और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए अलग से 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अक़लियती नौजवानों के लिए खुद इन्हिसारी प्रोग्राम के तहत बजट में खतीर रकम भी मुख्तस। माइनॉरिटीज़ को अगर हम देखें, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए उनको छोटा छोटा कारोबार इस्टेब्लिश करके उनको देना है। तो ये एक इंटरप्राइज डेवलपमेंट स्कीम हमने रखे हैं। उसमें
कैलाश कबीले के लिए भी बजट में खतीर रकम रखी गई। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। मुल्तान में भी अपने वालिद से इजहार मोहब्बत के लिए बेटों ने मुनफरिद अंदाज अपनाया है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखेंगे। बाप खुदा की अजीम नेमतों में से एक है जिसकी मौजूदगी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। दुनिया भर की तरह मुल्तान में भी इस अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुझे तो इल्म नहीं था कि आज फादर डे है। बच्चों ने मुझे सरप्राइज दिया और सुबह उठा के उन्होंने मुझे गुलदस्ते पेश किए हैं। महमूद अहमद के बेटे अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार करते हुए इनकी खिदमत में मसरूफ़ हैं। अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी दे और इन जैसा वालिद हर किसी को दे। यौम वालिद मनाने का मकसद बाप के जज्बे खिदमत को तस्लीम करना है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। रंगारंग फानूस घरों की खूबसूरती बढ़ाने में बहुत अहम है। पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत के बावजूद मुल्की सतह पर तैयारी ना होने के बराबर है। लाहौर से सिदरा गयास की रिपोर्ट। जलती बुझती लाइट्स के साथ जगमगाते फानूस, दिलकश डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों का खूबसूरत इम्तजाज जो घरों को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में फानूस का इस्तेमाल कई बरस से है। फानूस तुर्की और ईरान से दरामद किए जाते हैं, लेकिन अब चीन के बने फानूस को तरजीह दी जाती है। लाहौर की मार्केट में हर तरह के फानूस दस्तयाब हैं, जबकि खरीदार इन्हें घरों के मेकअप का हिस्सा समझते हैं। तो इस वक्त चाइनीज ही आ रहा ज्यादातर, लेकिन जो है ना पहले टर्किश, इटालियन, स्पेनिश वगैरह सारी की सारी आती थी, लेकिन इस वक्त जो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ती है। शैंडियर लगाना या वॉल ब्रैकेट या हैंगिंग लगानी है वो चाइना वाले ही लगाएंगे। पाकिस्तान में तो ऐसी सिवा घेर लाइट के सिवा कुछ भी नहीं बनता। क्रिस्टल, रॉड आयरन और SMD की तर्ज पर बने खूबसूरत फानूस ज्यादा पसंद किए जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि फानूस और शेंगलेट्स की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग से न सिर्फ इसकी डिमांड में इजाफा होगा, बल्कि ये कम कीमत में भी दस्तयाब होंगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिदरा गयास, समा, लाहौर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है और ऐसे में मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 12 घंटे जारी रह सकता है और बारिश का नया सिलसिला 24 जून को दोबारा भी मुतवक्के है। शदीद गर्मी है, कराची में भी काफ़ी गर्मी है, लेकिन लाहौरियों के मज़े हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं और मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना हो गया है। और साथ में महकमे मौसमियात उनकी जानिब से एक और खुशखबरी भी सुनाई गई है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 12 घंटे जारी रह सकता है, जबकि बारिश का नया सिलसिला भी शुरू होगा 24 जून से। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।